नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हमारी इस कानूनी श्रृंखला भारत में सिविल मुकदमे के 18 स्टेज में अब हम पहुंचे हैं स्टेज 11 पर। इस वीडियो में हम एक संक्षिप्त लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेज को समझेंगे। प्रतिवादी के गवाह का पुनः परीक्षण। यह स्टेज क्रॉस एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद आता है। प्रतिवादी के गवाह का पुनः परीक्षण क्या है? जब वादी के वकील द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन समाप्त हो जाता है, तब प्रतिवादी के वकील को अपने गवाह का पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन करने का अधिकार होता है। री एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्रॉस एग्जामिनेशन से उत्पन्न विरोधाभासों या गलत व्याख्याओं को स्पष्ट करना, भ्रमित करने वाले उत्तरों को संदर्भ सहित प्रस्तुत करना, गवाह की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करना। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के दायरे में ही किया जा सकता है। इसमें नए तथ्य नहीं जोड़े जा सकते। प्रासंगिक विधिक प्रावधान। सिविल मामलों में गवाहों की जिरह क्रॉस की प्रक्रिया को विभिन्न अधिनियमों के तहत संचालित किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ऑर्डर 18 रूल 4, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, इस प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की धारा 138 के अनुसार गवाह से जिरह क्रॉस के बाद पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन की अनुमति दी जाती है, ताकि यदि आवश्यक हो तो स्पष्टता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय शपथ अधिनियम 1969 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बयान रिकॉर्ड पर देने से पहले विधिपूर्वक शपथ ले। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन कब और क्यों आवश्यक होता है? पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन निम्नलिखित स्थितियों में आवश्यक हो सकता है। जब गवाह ने अपूर्ण या विरोधाभासी उत्तर दिए हों, जब वादी के वकील ने गवाह के उत्तरों का संदर्भ बिगाड़ दिया हो, जब किसी दस्तावेज या कथन को स्पष्ट करना या सुदृढ़ करना हो लेकिन इसे कमजोर सबूतों को सुधारने या पूरी तरह नए तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण: मान लीजिए प्रतिवादी के गवाह से संपत्ति विक्रय पत्र सेल डीड पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। क्रॉस के दौरान उसने कहा, मुझे नहीं पता कि दूसरे गवाह के रूप में किसने हस्ताक्षर किए। पुनः परीक्षण में प्रतिवादी के वकील यह पूछ सकते हैं, आपने पहले दूसरे हस्ताक्षरकर्ता को लेकर अनिश्चितता व्यक्त की थी। एग्जिबिट DW1C को फिर से देखने के बाद क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि दूसरे हस्ताक्षरकर्ता कौन है? यह एक वैध और सीमित स्पष्टीकरण है, कोई नया दावा नहीं। BSA 2023 के अंतर्गत डिजिटल साक्ष्य पुनः परीक्षण का प्रभाव। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिजिटल दस्तावेज के मेटाडेटा, स्क्रीनशॉट या PDF की प्रामाणिकता अथवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति को लेकर संदेह उत्पन्न होता है, तो पुनः परीक्षण के दौरान प्रतिवादी पक्ष यह स्पष्टीकरण दे सकता है कि संबंधित दस्तावेज का संदर्भ क्या है, वह किस स्रोत डिवाइस या प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, और यदि न्यायालय अनुमति दे तो वह स्पष्टीकारी दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक है कि सभी स्पष्टीकरण क्रॉस एग्जामिनेशन के दायरे में ही सीमित रहें। न्यायालय की भूमिका। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि पुनः परीक्षण का दुरुपयोग न हो और पूछे गए प्रश्न संक्षिप्त, प्रासंगिक तथा सीमित दायरे में हो। यह प्रक्रिया मुकदमे को अनावश्यक रूप से विलंबित न करे। जिरह के दौरान न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे ऐसे प्रश्नों को अस्वीकार कर सकते हैं जो अप्रासंगिक हों, अनावश्यक रूप से दोहराए जा रहे हों या जिनका उद्देश्य केवल साक्ष्य में मौजूद खामियों को भरने का प्रयास करना हो। इससे न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता और प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद मिलती है। पुनः परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बातें। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन उस पक्ष द्वारा किया जाता है जिसने गवाह को बुलाया होता है, अर्थात यहां प्रतिवादी। इसमें केवल उन्हीं मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उठाए गए हों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 139 के अनुसार पुनः परीक्षण में लीडिंग प्रश्नों की अनुमति नहीं होती। यदि डिजिटल साक्ष्य को क्रॉस के दौरान चुनौती दी गई हो तो प्रतिवादी पक्ष उसका स्पष्टीकरण दे सकता है।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का पर्यवेक्षण आवश्यक और निरंतर बना रहता है ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और विधिसम्मत रूप से संपन्न हो। डिफेंस वकीलों के लिए व्यावहारिक सुझाव। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन के दौरान यह आवश्यक होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन से उत्पन्न प्रत्येक विरोधाभास या कमजोर बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए और पूछे गए प्रश्न अत्यंत सीमित, लक्षित तथा उद्देश्यपूर्ण हों। इस प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं करना चाहिए और भाषा को तटस्थ तथा तथ्यात्मक रखा जाना चाहिए, जिसमें भावनात्मक तर्कों से बचा जाए। पुनः परीक्षण का उद्देश्य किसी बड़ी क्षति की भरपाई करना नहीं, बल्कि केवल सीमित और आवश्यक सुधार करना होता है। बचने योग्य गलतियां। नए दस्तावेज या कथाएं प्रस्तुत करना। पहले से दाखिल हलफनामे या मुख्य परीक्षा की सामग्री को दोहराना। पूरी तरह से नई घटनाओं का वर्णन करना। गवाह को लीड करना, विशेष रूप से जब उसका उत्तर पहले से अस्पष्ट हो। सारांश स्टेज 11 प्रतिवादी के गवाह का पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्राप्त उत्तरों में उत्पन्न किसी भी भ्रम या अस्पष्टता को स्पष्ट करना होता है। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138 के अंतर्गत संचालित होती है। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन मौखिक रूप से खुले न्यायालय में किया जाता है और इसकी सीमा केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के दायरे तक सीमित रहती है। न्यायालय की भूमिका इस दौरान महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह केवल प्रासंगिक प्रश्नों को अनुमति देता है या आवश्यक होने पर उन्हें सीमित कर सकता है। इस चरण के पूरा होने के बाद अगला चरण साक्ष्य का समापन, अंतिम बहस या आगे की परीक्षा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।